दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज मैं टाटा ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि उन्होंने हिम्मत करके आज सबके सामने ये कहा कि उनके कुछ एम्प्लॉयज भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो उनके वेंडर्स थे, स्टाफिंग कंपनीज थी, उनके साथ मिलके भ्रष्टाचार करके शायद कम सक्षम लोगों को कंपनी में अपॉइंट कर रहे थे या अपॉइंटमेंट करने के एवज में रिश्वत ले रहे थे और ये घोटाला करीब 100 करोड़ के आसपास का है। सबसे पहले टाटा को साधुवाद कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी करप्शन है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या टाटा अकेली कंपनी है? क्या बाकी कंपनियों में इस तरह की माल प्रैक्टिसेस या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, या पहली बार ये घटना हुई है? सवाल ये है दोस्तों। आज इस गंभीर मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। मेरे करीब 30 साल के प्राइवेट सेक्टर के कैरियर में बहुत सीनियर पोजीशंस में रहने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। किस तरह से जो कंपनियां हैं उनको खोखला कर दिया जाता है, या एंटरप्रेन्योर्स या प्रमोटर्स जिस मेहनत से कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार भारत के प्राइवेट सेक्टर को कैसे खा रहा है। हम बात करते हैं चाइना से कंपटीशन की। हम चाइना से क्यों नहीं कॉम्पीट कर पा रहे? इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सम्मिलित है। आगे बढ़ने से पहले, बाकी डिटेल में चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके और हमारे बीच में भ्रष्टाचार किस हद तक फैल गया है, और वो सिर्फ सरकारी सिस्टम में नहीं, प्राइवेट सिस्टम में भी भ्रष्टाचार किस हद तक फैल गया है, जो आपकी और हमारी जिंदगी से भी खेल रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं उसकी चर्चा आपने कभी भी किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन के सेमिनार में नहीं सुनी होगी। क्या आपने भारत में जितने इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, आज तक अपनी लाइफ टाइम में आपने कोई सेमिनार देखा जिसका शीर्षक हो करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार? कभी कोई आपने ऐसा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन सुना है? मैंने तो नहीं सुना। क्या इसका मतलब ये बीमारी भारत के अंदर या भारत के प्राइवेट सेक्टर में नहीं है? ऐसा नहीं। ये बीमारी उतनी ही गंभीर है और उतनी ही ज्यादा फैली हुई है जैसा ये कहना कि आजकल हवा में प्रदूषण है। कोई फर्क नहीं है। मैं प्रूफ के साथ, एविडेंसेस के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। आपको पता है कि मैं बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। मैं आपको वेबसाइट्स भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करप्शन भारत को, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, भारत के पोटेंशियल को और भारत के टैलेंट को खत्म करता है। और इस पे अभी तक हम करप्शन की बात सिर्फ सरकारी सिस्टम में किया करते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में करप्शन कैसे खत्म होगा इसका प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? थोड़ा बहुत प्रयास अगर हुआ है तो वो स्टॉक मार्केट में हुआ है, सेबी के माध्यम से हुआ है, रेगुलेशंस बदले गए हैं। चाहे आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें या आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ साथ जो वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको थोड़ा बहुत सेबी ने फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेट करने की कोशिश करी है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट उतना घातक शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा जो इन्वेस्ट करते हैं, या जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए होगा, लेकिन उससे ज्यादा घातक जो प्राइवेट सेक्टर का करप्शन है वो आपकी सेहत और जिंदगी से खेल रहा है। पहला मेरा सवाल यह है कि जो मिलावटी खाना बाजार में आता है, जो मिलावट होती है, आपको क्या लगता है कि कंपनियों के मालिक को नहीं पता होता कि कंपनी में मिलावट हो रही है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इंस्पेक्टर्स को जब रिश्वत दी जाती है और इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेके सैंपलिंग गलत करते हैं या नहीं करते हैं या फिक्टिशियस रिपोर्ट इशू करते हैं,
तो सरकारी भ्रष्टाचार की इंस्पेक्टर पैसे खा रहा है, ये बात तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन कंपनी मिलावट कर रही है, ये एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। इस भ्रष्टाचार की चर्चा हम नहीं करते। इस पूरी चर्चा को सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाने के लिए एक बार निवेदन, इस चैनल को शेयर करें। और अब हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, जब भी भारत से आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, हिंदुस्तान में आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वहां तो प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है। हिंदुस्तान में लेबोरेटरीज आपके प्रोडक्ट को अप्रूव कर देती हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट विदेश में पहुंचता है तो वहां क्वालिटी को लेकर रिजेक्ट हो जाता है। पहली बात तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना क्यों? जब कंपनी में सारे मैनेजर्स काम कर रहे थे, सारे सिस्टम्स हैं, सारी मशीनें हैं, तो वो डिफेक्टिव बना क्यों? डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने के कुछ कारण हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले, घटिया रॉ मटेरियल खरीदना। आप किसी भी कंपनी का टेंडर डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें सारों में एक से एक बढ़िया क्वालिटी का वर्णन होगा। सारे नॉर्म्स लिखे होंगे कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फॉलोइंग अलग अलग तरह के क्वालिटी मानदंडों को पूरा करना चाहिए, इस तरह की क्वालिटी सिस्टम होने चाहिए, वगैरह वगैरह। दुनिया के सारे अच्छे शब्द उस टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे। लेकिन जब सप्लाई आती है और सब स्टैंडर्ड माल फैक्ट्री में आता है, उसको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? आपको क्या लगता है कि वहां के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और स्टोर मैनेजर ये नहीं जानते कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है? तो फिर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, जबकि वो टेंडर से बिलो स्पेसिफिकेशन का है? इसका मतलब वहां पे भी रिश्वत चलती है। अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत आसान है। रिश्वत कैश के रूप में भी होती है, रिश्वत काइंड के रूप में भी होती है। और आजकल तो इतने महंगे गैजेट्स आ गए हैं कि आप आसानी से रिश्वत दे सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है तो आप 1 लाख रुपए ना देके उसकी जगह आप आईफोन भी दे सकते हैं, सैमसंग का हाई एंड मॉडल भी दे सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं। रिश्वत कोई मुश्किल नहीं है आज की दुनिया। तरीके बदल गए और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है, आपने प्रोडक्ट बनाया और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, तो निश्चित रूप से वो रिजेक्ट होगा। जब वो रिजेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी सिस्टम में से गुजरता है और उस पर अप्रूवल का लेबल लग जाता है, तो आपको क्या लगता है, बगैर रिश्वत दिए काम हो गया? या बगैर भ्रष्टाचार के वो खराब प्रोडक्ट को अच्छा डिक्लेयर कर दिया गया? कैसे होता है? ये भी भ्रष्टाचार है। अपने आसपास आप देखिएगा, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ अपने आंख नाक कान खोल लीजिए, आपको भ्रष्टाचार सब तरफ दिख जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की भी पता है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका ब्रांड अच्छा है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है या रिटेलरशिप मिल जाती है या किसी भी तरह का कारोबार मिल जाता है, तो वो अच्छा कमा सकता है। जब वो कमाता है तो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में, आपको क्या लगता है वहां पे पुल एंड प्रेशर नहीं चलते? वहां पे रिश्वत नहीं चलती? वहां पे भी चलती है। यहां तक कि अगर आपके यहाँ पे सेल अच्छी है, फेस्टिवल सीजन है, और आपके यहाँ पे एडिशनल सप्लाई चाहिए और आपके कोटे में नहीं है, एडिशनल सप्लाई देने का मतलब है एडिशनल सेल, एडिशनल सेल का मतलब है एडिशनल प्रॉफिट। आपको क्या लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख लेगा? ऐसा भी नहीं होता। बहुत लोग बंदर बांट में शामिल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हर कंपनी में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। फिर आप रिटेलर्स को स्कीम देते हैं, प्रमोशनल स्कीम देते हैं, लोकल एरिया प्रमोशनल स्कीम दी जाती है। मान लीजिए आपने XYZ अमाउंट सैंक्शन करी कि ठीक है, आप कर लीजिए, आप प्रिंटिंग करा लीजिए, आप बोर्ड बनवा लीजिए, आप बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं। वहां क्या होता है? वहां पे भी ट्रांजैक्शन होता है। आगे चलते हैं। जब आप ट्रांसपोर्टर्स हायर करते हैं, आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत है। अब आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए
कोई मानदंड तो है नहीं। आप टेंडरिंग करते हैं, अक्सर जो रिमोट एरियाज में माल भेजना होता है तो आपके पास बहुत अच्छा बहाना होता है कि सर गाड़ी नहीं मिल रही थी, थोड़ी महंगी मिली, इसलिए मैंने लगवा दी। वो जो थोड़ी महंगी मिली, ये अपने आप में भी थोड़ा खेल कर जाती है। रॉ मटेरियल परचेज की बात आती है, जब एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात आती है, अक्सर अगर आज आप बाजार में जाते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग कंपनी हैं, आपको तिलहन खरीदने हैं, दलहन खरीदने हैं, अनाज खरीदना है, उसका कोई एमआरपी फिक्स तो है नहीं, आपका कोई परचेज प्राइस फिक्स तो है नहीं। तो क्या होता है, आपके रिटेल आउटलेट्स में जब सड़ा हुआ माल आता है तो आपको क्या लगता है कि वो जो मैनेजर कंपनी की तरफ से खरीदने गया था, वो ए ग्रेड खरीदने गया था या रॉटन प्रोडक्ट खरीदने गया था? तो जब वो रॉटन प्रोडक्ट आपको रिटेल आउटलेट्स में दिखता है, आपको क्या लगता है कि जो मैनेजर वहां खरीदने गया था कंपनी के बिहाफ पे और अच्छी क्वालिटी का माल खरीदने गया था, तो फिर ये सड़ा हुआ माल थैलों में क्यों निकलता है? आपको क्या लगता है, परचेज मैनेजर और ट्रेडर्स के बीच में कनाइवेंस नहीं होता? ये बहुत बड़ा खेल है। ट्रेडर्स को भी पता है कि कंपनी के मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना है। वो एमबीए पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन उनको मैनेजर्स को मैनेज करना आता है। जब वो इंस्पेक्टर्स को मैनेज कर लेते हैं, तो क्या कंपनियों के मैनेजर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे? इस बात को सोचिएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान में आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों के देश की बात कर रहे हैं, जहां इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है और इतने सारे इंस्पेक्टर्स हैं इस देश में, इतने तरह के कानून हैं इस देश में, उसके बाद भी अगर आपको घटिया माल बाजार में मिलता है, मिलावटी माल बाजार में मिलता है, सब स्टैंडर्ड बाजार में मिलता है, ये दो ही कारण से हो सकता है। या तो आपके मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है, आपने गलत मैनेजर रखे हुए हैं, या आपके मैनेजर करप्ट हैं, या दोनों हैं, और कोई कारण नहीं हो सकता। मैनेजर अगर कॉम्पिटेंट है और करप्ट है तब भी घटिया माल बनेगा। मैनेजर अगर इनकॉम्पिटेंट है और ऑनेस्ट है तब भी घटिया माल बनता है, और दोनों हैं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। ये हकीकत है। तो जब भी आप बाजार जाएं और किसी भी कंपनी का घटिया माल देखें, डिफेक्टिव माल देखें, तो समझ जाइएगा कि उस कंपनी के अंदर या तो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं या करप्ट लोग बैठे हैं, और कोई कारण हो नहीं सकता। क्योंकि जब रॉ मटेरियल का टेंडर आप उनका उठा के देखेंगे तो उसमें क्वालिटी लिखी होती है। जब आप उनकी मशीनें देखेंगे तो मशीनें डिफेक्टिव माल नहीं बनाती हैं, डिफेक्टिव माल बनवाया जाता है। अगर आप डिफेक्टिव रॉ मटेरियल डालेंगे तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही बनेगा। और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका माल रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब जब यहां से आपने क्वालिटी टेस्टिंग कराई और क्वालिटी टेस्ट में आपको जो ओके रिपोर्ट मिली, वो रिपोर्ट भी फिक्टिशियस थी। यहां से तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया रेगुलेटर्स को कागज दिखा के, लेकिन वही माल जब विदेशी पोर्ट पे पहुंचता है और वहां जब रिजेक्ट होता है, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बंद डब्बे के अंदर मिलावट हो गई, पेस्टिसाइड घुस गया, मिट्टी घुस गई? सील्ड कंटेनर के अंदर, सील्ड पैकिंग के अंदर डिफेक्ट कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट पैक किया गया होगा। और जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट पैक किया गया था तो वो पकड़ा क्यों नहीं गया? इसका मतलब जो लेबोरेटरीज सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं, वहां पे पूरी तरह से करप्शन है। इसीलिए भारत सरकार को जब भी भारत के किसी भी कंसाइनमेंट का इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्शन होता है, हर उस कंसाइनमेंट का रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि भारत को बदनाम करने के षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे। ये लोग कुछ चंद पैसों के लिए, मे भी 1000, 2000, 10,000 डॉलर आप एक्स्ट्रा कमा लोगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने भारत को बदनाम कर दिया। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और भारत सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों भारत सरकार के मंत्रालय और इंस्पेक्टर्स
मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, क्या वहां पे भी भ्रष्टाचार है कि चोरी ना पकड़ी जाए या इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए? जब आपको पता है, प्रूफ है, एविडेंस है, आज आप अमेरिका की एफडीए की ओएसिस वेबसाइट पे चले जाइए। हर महीने किस कंपनी का कौन सा माल रिजेक्ट हुआ है, कंपनी के नाम के साथ, प्रोडक्ट के साथ, किस कारण से रिजेक्ट हुआ, ये पूरा वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंटली पूरी दुनिया के लिए वो छाप देते हैं हर महीने। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन में होता है। भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, हिंदुस्तान में इतने सारे सैंपलिंग हर रोज और हर महीने होते हैं, ये रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? भारत सरकार के मंत्रालय ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? ये क्यों आम जनता को नहीं बताते कि इतने प्रोडक्ट हमने पकड़े जो डिफेक्टिव थे, सबस्टैंडर्ड थे, एडल्ट्रेटेड थे? ये जानकारी हिंदुस्तान की जनता से क्यों छुपाते हैं डिपार्टमेंट? क्योंकि ये छुपाते हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट्स में करप्शन है। पैसा लेके रिपोर्ट बदल भी सकते हो, छुपा भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, फाड़ भी सकते हो। अगर ये नहीं है तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स को मेरा चैलेंज है कि आप सारी रिपोर्ट्स जैसे ही आप सैंपल उठाएं और जैसे ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट आए वेबसाइट पे डाल दीजिए। आपको क्यों घबराना है? कंज्यूमर को डिसाइड करने दीजिए कि उसका कौन सा प्रोडक्ट उसको खरीदना है, किस कंपनी का खरीदना। अगर डिफेक्टिव माल है, रिस्की माल है, अनसेफ है, एडल्ट्रेटेड है, तो कंज्यूमर धोखे में क्यों खरीदे? इस तरह की चुप्पी क्या भारत के प्राइवेट सेक्टर में करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या भारत सरकार खुद करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रही है? भारत सरकार की ट्रांसपेरेंस पॉलिसी ना होने के कारण हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से, इस देश की जनता के माध्यम से मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी को कि आप ये कानून क्यों नहीं बनाते कि जो भी सैंपल, जिस भी डिपार्टमेंट का सैंपल उठाया जाएगा, जो भी उसकी टेस्ट रिपोर्ट होगी, जो भारत सरकार के अधिकारी वो सैंपलिंग करेंगे, चाहे किसी भी लेवल का इंस्पेक्टर हो, किसी भी स्टेट का इंस्पेक्टर हो, उसकी जानकारी, किस कंपनी का सैंपल कहां से कब उठाया गया और उसकी रिजल्ट क्या थी, आप डाल दीजिए ना। सही है, ये खराब जनता को चूज करने दीजिए, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, उनको तो एडल्ट्रेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता बीमार हो रही है। अगर हिंदुस्तान में एडल्ट्रेशन नहीं होता तो हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ नहीं होती। 80% बीमारियां होती हैं खराब पानी और खराब खाने से, और ये होता है बिकॉज ऑफ करप्शन। तो करप्शन की कीमत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, हिंदुस्तान की सेहत और हिंदुस्तान को कई तरह से नुकसान करती है ये करप्शन। इस बात को समझना होगा। आगे चलते हैं। अगर भारत सरकार में करप्शन नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में करप्शन नहीं है, तो बैंक इतना हेजिटेंट क्यों करते हैं लोन देने में? पार्टनरशिप्स में पैसे को लेके झगड़ा क्यों होता है? अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी है, तो पार्टनर्स क्यों बोलते हैं कि साहब वो पैसे का गबन कर गया? आधे से ज्यादा डिस्प्यूट, एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इसीलिए होते हैं कि पैसे की हेराफेरी हुई है। पैसे की हेराफेरी का मतलब करप्शन हुआ है। तो जो आदमी करप्ट है वो क्या सिर्फ पार्टनर के साथ करप्शन करेगा? वो हर लेवल पे करेगा, वो हर छोटी बड़ी जगह पे, क्योंकि उसकी नीयत में करप्शन है, वो हर लेवल पे करप्शन करेगा। इसको समझना होगा। हमारे एक्सपोर्ट रिजेक्शन की मैंने बात करी। आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स में ज्वाइंट वेंचर क्यों होता है? बैलेंस शीट मैनिपुलेशन क्या है? करप्शन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में? बैलेंस शीट मैनिपुलेशन के लिए आपने इतनी सारी सीए फर्म्स बनाई, और फिर आपके पास सेबी है, बैंकिंग रेगुलेशंस है, दुनिया भर की चीजें हैं। अगर ये करप्शन नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में, तो यह सब चीजों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती? अप्रूवल्स में इतनी देर क्यों लगती? अगर सभी ईमानदार थे तो दिक्कत कहां थी? इसका मतलब ये है कि हमें इस बात को समझना। अगर सारे मैन्युफैक्चरर्स, अगर मान लीजिए ईमानदारी से प्रोडक्ट बनाते, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों थी? कंज्यूमर को आपको किससे बचाना है? हम तो बोलते हैं ना, कंज्यूमर इज किंग। किसके लिए किंग? कंपनियों के लिए।
और उन्हीं कंपनियों से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब किंग को उन्हीं लोगों से खतरा है जो उसको सर्विस देने की बात करते हैं, उनको प्रोडक्ट देने की बात करते हैं। है ना मजाक? थ्योरी में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इज किंग। और हिंदुस्तान में हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत करिए, क्योंकि कंज्यूमर्स के साथ बहुत नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर्स के साथ बहुत चीटिंग हो रही है। तो चीटिंग कर कौन रहा है? वही लोग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूमर को दे रहे हैं, जो सब सेमिनार में बैठ के ये चर्चा करते हैं कि कंज्यूमर इज किंग और हम ईमानदारी से अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए। क्या ये बातें सिर्फ सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और MBA क्लासेस तक रह जाती हैं? ये जमीन पे कब उतरेंगी? और कौन लोग जिम्मेवार हैं? क्या आपको लगता है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पता नहीं होती कि उनकी कंपनी में घपला हो रहा है? क्या वो इतने अज्ञानी हैं? अगर वो अज्ञानी है तो वो डायरेक्टर बने क्यों? डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। और अगर डायरेक्टर्स को ही नहीं पता कि कंपनी में घपले हो रहे हैं, तो फिर वो डायरेक्टर किस बात के? सिर्फ सिटिंग फी लेने के लिए? इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको व्यापार नहीं समझ में आता। वो प्रोमोटर्स के इशारे पे शायद चलने वाले लोग होते हैं। तो क्या ये उस कंपनी के लिए भी फायदेमंद है जिस कंपनी के वो बोर्ड पे हैं? क्योंकि सूनर और लेटर बाजार में तो हकीकत सामने आ ही जाएगी। अगर कंज्यूमर का नुकसान होगा तो दोबारा वो प्रोडक्ट थोड़ी लेगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां शुरू तो बहुत अच्छी होती हैं, दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद खत्म हो जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट से आप एक बार कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लोगे, बार बार नहीं कर पाते। उसके बाद तो कंज्यूमर का अपना एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये शायद छोटी कंपनियां होंगी, MSME होंगी, ऐसा नहीं है। आप अमेरिकन वेबसाइट में आपको एड्रेस देता हूं, आप गूगल पे जाइए, ओएसिस US FDA टाइप करिए, वहां पे एक वेबसाइट खुलेगी। वहां पे जाइए, मंथ वाइज आपको डेटा मिलेगा, नीचे कंट्री का सिलेक्शन है, आप इंडिया वहां पे सर्च करिए और उस पर क्लिक करिए और आपको पता लग जाएगा कि पिछले महीने, हम आज जून एंड में हैं, मई का डेटा आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी हिंदुस्तान की कंपनियों का कौन कौन सा माल रिजेक्ट हुआ, और फिर आप देखिएगा कि क्या वही कंपनियां हिंदुस्तान में आप उनका माल खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप उसका माल खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत की एजेंसीज ने उनका माल रिजेक्ट क्यों नहीं किया? और रिजेक्ट हुआ तो वो रिपोर्ट आपने कंज्यूमर्स को क्यों नहीं बताई? भारत की एजेंसियां उस इंफॉर्मेशन को छुपा के, दबा के क्या प्रूव करना चाह रही हैं? दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन दुख की बात इससे ज्यादा ये है कि हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस इस गंभीर मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग एसोसिएशन चला रहे हैं जो इस धंधे में शामिल हो? ऐसा तो नहीं। आप कहेंगे आप बहुत सीरियस आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं प्रूव कर दीजिए ना, अदर वे राउंड। मैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब विदेशी कंपनियों को या विदेशी सरकारों को पता लगता है कि हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव माल क्या बना और उन्होंने रिजेक्ट किया, भारत की एजेंसीज को क्यों नहीं पता लगता? और जब भारत के माल रिजेक्ट होता है और इस तरह की मिलावट होती है हिंदुस्तान में, तो क्यों नहीं भारत की एसोसिएशंस एक कैंपेन चलाती कि इन कंपनियों को या इन प्रोडक्ट्स में इस तरह का मिलावट होता है, आम आदमी सावधान रहे। मैं ये नहीं कहता कि इन कंपनियों को कोई IPC के धारा के तहत अरेस्ट करने का अधिकार है, क्योंकि अगर मैं उनके अधिकारियों से पूछता हूं कि आप क्यों नहीं करते, तो उनका बहुत सिंपल आंसर होता है, ये काम सरकार का है, ये काम पुलिस का है। तो जब डिसिप्लिन लाने की बात होती है तो वो जिम्मेवारी सरकार और पुलिस की होती है, लेकिन जब उनसे स्पॉन्सरशिप लेने की बात होती है तो तब करप्शन नहीं दिखता है, क्योंकि यही कंपनियां जो मिलावट करती हैं स्पॉन्सरशिप भी देती हैं, इन्हीं एसोसिएशंस के ऊपर पैसा भी खर्चती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने आप में करप्शन है कि जो कंपनियां मिलावट करती हैं, डुप्लीकेट दवाइयां बनाती हैं, घटिया माल बनाती हैं, जब वो स्पॉन्सरशिप देती हैं तो इंडस्ट्री एसोसिएशंस इन गंभीर मुद्दों पे चर्चा नहीं करती? क्या ये बैकडोर करप्शन नहीं है एक हिसाब से, कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इन एसोसिएशंस में आता है? मैं बहुत सीरियस मुद्दे की बात कर रहा हूं।
और इससे कैसे कंपनियां बर्बाद होती हैं, अगर आप मेरा ब्लॉग पे जाएंगे विजय सरदाना ऑनलाइन, तो मैंने वहां पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है, हाउ टू रूइन ए गुड कंपनी। बहुत सारे प्रमोटर्स मेहनत करके ईमानदारी से एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके करप्ट मैनेजर्स वो कंपनियां बर्बाद कर देते हैं। मेरे को एक मैनेजर ने कहा था कि साहब अगर लाला जी इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो खुद ही निकालना पड़ेगा ना इंक्रीमेंट, क्या करें। अगर सेठ इंक्रीमेंट नहीं देता है तो हमें इंक्रीमेंट खुद निकालना पड़ता है। इसका क्या मतलब है, आप समझे? यही बात आपको समझनी होगी। तो दोस्तों, आज टाटा का ये न्यूज आया, बहुत गंभीर मुद्दा है। अक्सर इस मुद्दे पे चर्चा होती नहीं, हम लोग राजनीति और बाकी मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अगर करप्शन हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया तो जो हमारी दिल्ली तमन्ना है कि हम चाइना से आगे निकल जाएं, अमेरिका से आगे निकल जाएं, हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति बन जाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर चाइनीज माल क्यों खरीदता है? सोचिएगा, कंज्यूमर कहता है सस्ता भी है, मान लीजिए क्वालिटी खराब है तो यहां कौन सी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करूं तो क्या मैं मेक इन इंडिया इसलिए खरीदूं क्योंकि चाहे वो डिफेक्टिव हो तब भी मेक इन इंडिया चाहिए मुझे? मेक इन इंडिया उस दिन अच्छा बनेगा जिस दिन हम ईमानदारी से प्योर अच्छा माल बनाएंगे। मेक इन इंडिया के नाम पे आप हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को घटिया मिलावटी माल नहीं खिला सकते या नहीं बेच सकते। ये मेक इन इंडिया की तौहीन है और भारत सरकार को इस पे सख्ती करनी होगी अगर मेक इन इंडिया ब्रांड की इज्जत बचानी है तो। बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों, मैं इस पे घंटों आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। बहुत सारी चीजें मैं रोज देखता हूं क्या हो रहा है, आंखों के सामने से निकलता है। मैंने कंपनियों का ऑडिट किया है, क्वालिटी ऑडिट किया है, फैक्ट्रियां लगाई हैं, मशीनें लगाई हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहा हूं, सब चीजों को हर एंगल से देखा है मैंने, सब पता है मुझे। क्योंकि आप लोगों से बात करने का मौके का और कोई तरीका नहीं है, आप तक बात पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, तो एक YouTube के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि आप लोग समाज में इसकी चर्चा करें। और अगर आपको कहीं कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, खराब प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। एक देखो, कंपनी नहीं बताएगी कि उसने खराब माल बनाया, इंडस्ट्री एसोसिएशन चुप है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, कंज्यूमर ही कंज्यूमर को बचा सकता है। तो अगर आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है और आपको लगता है ये प्रोडक्ट खराब है, आप उस प्रोडक्ट की फोटो और अपना अनुभव बाकी जनता के साथ साझा करिए। ये सोशल मीडिया का प्रेशर सिर्फ सरकार को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी सुधारेगा। ये ताकत आपके पास है, इसका इस्तेमाल करिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर सुधरता है तो देश आगे बढ़ेगा, तो आपका देश बढ़ाने में ये सबसे बड़ा योगदान होगा। आप एक देशभक्त के नाते इस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ ये शेयर करके कि कौन से प्रोडक्ट में क्या गड़बड़ पाई गई। वो कंपनी भी सुधरेगी, उसके कॉम्पिटिटर भी सुधरेंगे, क्योंकि अब सबकी डर ये इस बात का रहेगा कि इंस्पेक्टर को तो हम पैसा खिला के मुंह बंद करा सकते हैं, जनता क्या क्या करेंगे? क्या आपके घर आएंगे वो रिश्वत देने? और किस किस के यहाँ जाएंगे? 140 करोड़ लोग। तो ये अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ें, अपने अनुभव साझा करें, देश हित में साझा करें। इसको टालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बस ये जिस दिन आपने बोला क्या फर्क पड़ता है, चलता है, वो देश सेवा नहीं है, देश की तरक्की में बाधक हो आप। इस बात को समझना है, क्योंकि आप गलत चीज को देख के इग्नोर कर रहे हो, जबकि आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, ये आपका राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान है। बहुत सीरियस मुद्दा हो गया दोस्तों, और बहुत सारे सीरियस मुद्दे आएंगे। आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने अनुभव साझा करें कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कौन सा आपने अभी आखिरी बार प्रोडक्ट खरीदा, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको क्या लगता है कि अगर आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो क्या कमी थी, और उस कमी के पीछे आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।